हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे ईआई नोटिफिकेशन 2006 इसके बारे में। अगर जिन्होंने मेरे लास्ट लेक्चर वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर देखिए। वो ईआई नोटिफिकेशन 1994 के बारे में है और ईआई होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा एक समरी में बताया गया है। आज हम पढ़ेंगे ईआई नोटिफिकेशन 2006 के बारे में। तो देखिए, ईआई नोटिफिकेशन 2006 जो है वो 1994 की जगह पे ही अमेंडमेंट होकर आया हुआ था। ठीक है। अब ईआईए नोटिफिकेशन 2006 जो है इसमें इस नोटिफिकेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक कैटेगरी ए और एक कैटेगरी बी। कैटेगरी बी जो है उसका फिर फर्दर डिवीजन हुआ बी1 और बी2 का। कैटेगरी ए जो है इसमें जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलेगा वो एमओईएफ देगी, और कैटेगरी बी जो है उसमें जो बी1 वाला ओनली होगा उसके लिए ईआई कराना होगा, और उसे ईआईए SEIAA एनवायरमेंटल क्लियरेंस देगी। ठीक है, ये इस चीज़ को समझना जरूरी है क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट के व्यू से पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग शॉर्ट में सिया बोलते हैं। कैटेगरी बी वाले को यानी बी1 को सिया देगी एनवायरमेंटल क्लियरेंस। ठीक है, और ये कैटेगरी ए वाले को एमओईएफ देगी। ये सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। अब कैटेगरी ए पे क्या होगा, कैटेगरी बी पे क्या होगा, कौन सा प्रोजेक्ट होगा, ये इस पे ध्यान दीजिए। कैटेगरी ए जो है इसके लिए हमें ईआईए कराना पड़ता है, और इसके लिए क्या है, कंपलसरी है, और ये लार्ज स्केल पे होगा। जितना भी होगा बहुत ज़्यादा बड़ा स्केल पे होगा प्रोजेक्ट। कैटेगरी बी1 जो होगा ये भी लार्ज स्केल पे होगा और इसके लिए भी ईआईए कराना जरूरी है। सिर्फ कैटेगरी बी2 यानी बी2 कैटेगरी पे जो प्रोजेक्ट होगा उसके लिए ईआईए कराना नहीं होता है, और जब उसके लिए ईआईए नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए पब्लिक हियरिंग भी नहीं होगा। और लास्ट कई साल से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा कैटेगरी के लिए ईआईए या पब्लिक हियरिंग नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा, एनवायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैटेगरी बी2 के लिए ईआईए कभी नहीं होता है और पब्लिक हियरिंग कभी नहीं होता है, क्योंकि ये स्मॉल स्केल के लिए है, छोटा प्रोजेक्ट के लिए, इस वजह से इसका नहीं किया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कंडीशंस है, फर्दर हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब ईआईए नोटिफिकेशन 2006 में है क्या, ये पहले हम लोग देखते हैं। तो ईआईए नोटिफिकेशन 2006 जो है इसमें अभी मैंने बोला कि कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है। कैटेगरी ए जो है उसमें एमओईएफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस देगी। किसके रिकमेंडेशन से, ईएसी यानी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, इसके रिकमेंडेशन से एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट देगी। और ईएसी के पास ही ये अथॉरिटी है, वो रिव्यू करके एमओईएफ को भेजती है और एमओईएफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू करती है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है। कैटेगरी बी जो है वो कैटेगरी बी1 और बी2 में कैटेगराइज किया हुआ है। कैटेगरी बी1 जो है इसके लिए भी ईआईए किया जाता है, और कैटेगरी बी2 के लिए ईआईए या पब्लिक हियरिंग नहीं होती है। कैटेगरी बी1 जो है इसमें SEIAA इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या कराने के लिए, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीनिंग देखते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा, स्क्रीनिंग, फिर क्या देखेंगे, स्कोपिंग। ठीक है, और स्कोपिंग में ही इसी में इंक्लूड हो गया सारा TOR, मिटिगेशन, प्रिडिक्शन, कंसल्टेशन, ये जितना भी है, जो भी हम लोग 1994 वाले में प्रोसेस देखा था वो बहुत सारा चीज़ स्कोपिंग में ही इंक्लूड कर दिया गया। और ये कैटेगरी बी1 में जो है ना, जितने भी प्रोसेस है ईआईए के, इसको छोटा कर दिया गया है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा चार प्रोसेस में इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट में हम लोग स्क्रीनिंग, फिर स्कोपिंग, और स्कोपिंग में ही TOR हो गया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ये SEAC करती है, और ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस किया 60 डेज के अंदर ही कराना है। उसके बाद ईआईए जो है अगर SEAC वो 60 डेज का टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखेगी, उसका बेसलाइन स्टडी करेगी। बेसलाइन स्टडी मीन्स एग्जिस्टिंग उसका एनवायरनमेंट का कंडीशन कैसा है, एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट कैसा है उसका। ठीक है, उसके बाद ये ईआईए रिकमेंड करेगी कि हाँ ये ईआईए के लिए वैलिड है या नहीं है, या इसको ईआईए कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। अगर वो ये बी कैटेगरी की है तो वो फर्दर SEIAA के पास आएगा।
ये डॉक्यूमेंट या प्रपोजल। अगर ये देखेगा कि कैटेगरी ए है तो फिर ये MOEF के पास चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, पब्लिक हियरिंग होगा। पब्लिक हियरिंग इसमें क्या है, 45 डेज का होगा। और पब्लिक हियरिंग इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, SEAC। अब पब्लिक हियरिंग में भी बहुत सारा प्रोसेस है, पब्लिक हियरिंग में भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। ऐसे ही पब्लिक हियरिंग नहीं हो सकता है। और ये पब्लिक हियरिंग के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था, ठीक है। और इसके बाद हम लोग फर्दर देखेंगे अप्रेजल। अप्रेजल में क्या होता है, ये रिव्यू करेंगे 60 डेज का रिकमेंडेशन के लिए कि इफ़ कैटेगरी ए है तो MOEF उसको गारंटेड करेगी सर्टिफिकेट के लिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। अगर कैटेगरी बी है तो उसको सिया करेगी, और सिया जो है वो बिलोंग्स किससे करेगा, जो भी उस रेस्पेक्टिव स्टेट से वो अगर संबंध है, रिलेटेड है, तो जो जहाँ पे वो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है उसके बारे में। और ये होल प्रोसेस जो है ना वो 105 डेज का होता है। और ये यानी कि ये होल साइकिल अगर EI का बोला जाए, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006, तो ये 105 डेज का होगा। और इसी में पब्लिक हियरिंग भी होता है, ठीक है। अब ये क्लियरेंस जो होगा ना वो कितने दिन का वैलिड होता है, ये पहले समझिए। तो ये वैलिड होता है, जैसे माइनिंग के लिए है तो 30 ईयर्स। अभी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन न्यू आया था, ये कोरोना के टाइम में। तो उस समय 2020 के अकॉर्डिंग, उस ड्राफ्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये माइनिंग के लिए भी वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पहले इस अकॉर्डिंग टू 2006 नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अभी मैं बात करूं तो ये माइनिंग के लिए 30 ईयर्स है, रिवर वैली के लिए 10 ईयर्स है, और अदर कोई है प्रोजेक्ट तो उसके लिए 7 ईयर्स है। और ये पहले ये कितना था, कम था, ठीक है। 7 ईयर्स जो है ना, देखिए मैंने लास्ट में ब्रैकेट में लिखा हुआ अर्लियर, पहले ये 5 ईयर्स था 2015 तक, अब ये 7 ईयर्स का हो गया है, ठीक है। तो ये सब से क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा आप लोग याद रखिए, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कोशिश करूँगा कि वो सारे टॉपिक्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने का, ताकि आप लोग का काफ़ी हेल्पफुल हो एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।